तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उसमें आपका हिस्ट्री जो क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री का हम 2 नंबर वाले के आप करने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। जिससे कि क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो इस बार एग्जाम होने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, उसमें आपका क्या है कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री के, और सेम जो जो क्वेश्चन आपको बताएंगे वही आपको हुबहू रहेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं प्लीज उस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्लास कल नहीं हो पाया था और आज दिन में भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया था। ठीक है, तो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, अब क्लास मिस नहीं होगा। मेरा हाथ कटा हो फिर भी आपका क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और क्लास हम लेंगे, रेगुलर लेंगे अब, क्योंकि अब से कंटिन्यू रहेगा। देखिए, क्योंकि नया बोर्ड भी लिए हैं हम आपका। ठीक है, तो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सर क्या पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ना है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब 1 से लेके चैप्टर 8 तक आज हम कंप्लीट कर देंगे। जो जो क्वेश्चन आपके पूछने वाले हैं, जो जो पढ़ाएंगे वो VVI ही होगा। आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हो और देख लीजिए, अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं ना, तो मेरा दावा है कि आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख के ही रखे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन सभी बच्चे को याद होता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो लिखिएगा अपने शब्दों में, अपने अपने देश प्रति के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, इतना इजी वे में हम लिखे हैं आप लोग को कि आप लोग को क्या होगा, समझ भी आ जाएगा और आप लोग लिख भी लीजिएगा। ठीक है, इतना इजी में कोई नहीं समझाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो आप लोग लिखिएगा अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखिए, इसको समझिएगा। अपने देश मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग हिंदुस्तान में है, भारत में है, कोई लोग पाकिस्तान में होगा, कोई लोग अमेरिका में, तो हर एक इंसान क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर क्या होता है, राष्ट्रवाद का भावना होता है, एक भावना होता है, एक ये होता है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर एक राष्ट्रवाद का भावना है कि हम इस देश के हैं, हम इस देश के हैं। जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान के, तो हम लोग बोलते हैं हाँ हम इन लोग हिंदुस्तान के हैं। जो पाकिस्तान के होंगे वो क्या बोलेंगे, हम पाकिस्तान के हैं। तो सबके अंदर अपने अपने देश के लिए क्या होता है, राष्ट्रीय भावना होता है, प्यार होता है। ठीक है, तो उसे यही बोल रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सीधा लिखिएगा आप लोग, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, तो क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए के लिए ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं। कितने मार्क्स वाले, ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले, और ये भी कितने बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। और आपको हम डेट बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए 2022, 2021 और 2023 के सेकंड सीटिंग में पूछे गए। और सेकंड सीटिंग वालों प्लीज को हर एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड सीटिंग वालों के लिए जो बोल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। क्योंकि ये उम्मीद है कि जो हम क्वेश्चन गेस किए हैं उसमें सेकंड सीटिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन गेस है। क्योंकि सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा लेवल अप करता है। क्योंकि फर्स्ट सीटिंग वालों का क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड सीटिंग वालों की अपेक्षा इजी रहता है, क्योंकि सेकंड सीटिंग वालों को थोड़ा सा लेवल लेता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। तो लिखा हुआ जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, मतलब कि वह कौन सा नीति अपनाया जर्मनी बिस्मार्क क्या के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग अपने शब्दों में कि जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई।
ठीक है, अपनाई। उसका मानना था, उसका मानना था, का मानना था था बिना सेना के, सेना के, बिना सेना के जर्मनी के, बिना सेना के, सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए इसलिए उसने ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, प्रसा तथा डेनमार्क, डेनमार्क से युद्ध किया। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लिखे हैं, और लंबा कोई भी चीज लंबा देखने से लंबा हो ना तो उसको लंबा नहीं समझना है। क्या करना है आपको, हम क्या लिखे हैं उसको समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, अभी तुरंत याद हो जाएगा क्लास में ही। ठीक है, तो लिखा हुआ कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, मतलब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसमें बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो आप लोग लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, मतलब आयरन एंड ब्लड एंड आयरन रूल अपनाया। ठीक है, नीति अपनाई। उसका मानना था, उसका क्या मानना था, उसका मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया, प्रसा तथा डेनमार्क से युद्ध किया। क्या किया, युद्ध किया। मतलब देखिए जर्मनी, मतलब कि बिस्मार्क का मानना ये था, बिस्मार्क सबसे पहले क्या किया कि जर्मनी के एकीकरण में क्या किया, बिस्मार्क रक्त एवं लोह की नीति अपनाया। उसका मानना था कि बिना सेना के क्या है, बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं। हम लोग कोई भी लड़ाई करते तो उसमें बिना सेना के, बिना आदमी के हम लोग कोई भी लड़ाई जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे ना। जैसे रामायण हुआ, तो रामायण में क्या हुआ, जैसे राम जी थे तो राम जी के पास सेना था, रावण के पास बहुत सारा सेना था, तो राम जी के पास अगर सेना नहीं होता तो वो युद्ध जीत पाते, नहीं जीत पाते। वो जीत जाते वो अलग बात है, लेकिन हर एक युद्ध में आपको क्या चाहिए, सेना की जरूरत होती है। वैसे ही लड़ाई में जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ, बिना सेना के जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं था, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा प्रसा के साथ क्या किया, युद्ध किया। मतलब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा प्रसा किया था, एक राज्य था जिससे क्या किया, बिस्मार्क युद्ध किया। ठीक है, युद्ध किया। तो समझ आ गया आप लोग कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। उसका मानना था कि बिना सेना के क्या है, जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया, प्रसा तथा डेनमार्क के साथ युद्ध किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाले हैं, तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। हम बताते चल रहे, समझाते चले, तो आप लोग समझिएगा प्लीज। ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑडियो और पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, मेजनी कौन था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे प्यारा क्वेश्चन है, और बच्चों को ये क्वेश्चन याद रहता है, और ये भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मेजनी कौन था, तो लिखिएगा अपनी भाषा में, अपने भाषा में हर एक क्वेश्चन है। देखिए कभी भी आंसर लिखिएगा ना तो अपनी भाषा में, क्योंकि एग्जामिनर आपके भाषा में ही कॉपी चेक करेगा। रटा हुआ लिखिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा। ठीक है, काट लेगा। ठीक है, तो लिखिएगा मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक, ठीक है, क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था, तो लिखिएगा कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक एवं व्यवहारिक गुण कम थे, उसमें आदर्श गुण अधिक एवं व्यवहारिक गुण कम थे। अब इसको समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला है कि मेजनी कौन था, मेजनी कोई इंसान का ही नाम था, वो भी इंसान ही था। ठीक है, तो
मेजनी कौन था? तो सर मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। मतलब क्या था कि मेजनी क्या था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का क्या था? समर्थक था। मतलब वो क्या करता था? साहित्यकार को, गणतांत्रिक विचारों को क्या करता था? सपोर्ट करता था। और उसमें क्या था? आदर्श गुण अधिक एवं व्यवहारिक गुण कम था। मतलब आदर्श गुण क्या होता है और व्यवहारिक गुण क्या होता है? सर ये बता दीजिए। तो आदर्श गुण वो होता है, जैसे कि क्या हुआ, आदर्श गुण ये हो गया कि उसके वो नॉलेज उसके पास बहुत ज्यादा था, उसके पास ज्ञान क्या था? बहुत ज्यादा था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत समझ था उसके पास राजनीति का। लेकिन उसके पास जो व्यवहारिक ज्ञान जो होता है, व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है जीवन जीने का ज्ञान। जैसे कि हम लोग कोई भी देखते हैं कि कोई भी चीज सोचते हैं, तो कोई भी लोग क्या करता है, जो कुछ ज्यादा नहीं सोचता, जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, वो कोई भी चीज पे जल्दी एक्शन ले लेता है। लेकिन जो व्यवहारिक, जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान होता है, वो कोई भी चीज को सोच समझ कर काम करता है, कोई भी काम को सोच समझ कर करता है। तो वही उसके पास क्या था? व्यवहारिक गुण नहीं था। ठीक है, व्यवहारिक गुण कम था। ठीक है, तो मेजनी कौन था सर? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक एवं व्यवहारिक गुण कम थे। तो इतना आपको लिख देना है, ये 2 नंबर के लिए, और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बस ऐसे आप लोगों को क्या करना है? लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वहरा वर्ग क्या है? सर्वहरा वर्ग क्या है? सर्वहरा वर्ग क्या है? सर्वहरा वर्ग क्या है? तो आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, समाज का वैसा वर्ग जिसमें न केवल, समाज का वैसा वर्ग, सर्वहरा वर्ग क्या है? तो समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग, सर्वहरा वर्ग कहते हैं समाज का वैसा वर्ग जिसमें, जिसमें इसमें आम, इसमें आम मजदूर, आम मजदूर सर्वहरा वर्ग कहलाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वहरा वर्ग क्या है? सर्वहरा वर्ग क्या है? सर्वहरा वर्ग भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका जो है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड की बेसिस से। और ये क्वेश्चन भी कितना बार पूछा गया है कि सर्वहरा वर्ग क्या है? मतलब तो बोलिएगा, आप लोग लिखिएगा कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें, जिसमें आम मजदूर गरीब लोग क्या होते हैं? शामिल होते हैं, सर्वहरा वर्ग कहलाते हैं। मतलब समाज का वैसा वर्ग जिसमें क्या हो? आम मजदूर गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वहरा वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्वहरा वर्ग कहते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को? ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है? बना लेना है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोगों को क्या करना है? इजीली लिख देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन करवाएंगे प्लीज ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आएगा और पिक्चर का क्वालिटी भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? अब आया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए, एक मिनट रुकिएगा, अरे, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो आप लोग बाधा क्या थी, मतलब कि जर्मनी का जो एकीकरण होता है उसमें क्या था? बाधा क्या था? तो आप लोग लिखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित है। क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा तो आपको क्या होगा? पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका होता है, क्या होता है? आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है? लिख देना है। और देखिए पॉइंट वाइज लिखिएगा तो क्या होगा? आपके आंसर में नंबर अच्छा देगा। ठीक है, तो लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो आप लोग लिखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित है। पहला, पहला क्या लिखिएगा? पहला लिखिएगा जर्मन, पहला लिखिएगा जर्मन, जर्मन लगभग, जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े
बड़े राज्यों में बटा था। जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। ये हो गया आपका पहला। फिर दूसरा था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। तीसरा है आपका मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। ठीक है, तो क्या लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या लिखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा कि जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, बांटा था। मतलब कि जर्मन जो है वो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, बांटा गया था। मतलब 300 छोटे बड़े राज्यों में उसको बांटा गया था। दूसरा आपका कि ऑस्ट्रिया क्या था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मतलब ऑस्ट्रिया का क्या था, उस पर कब्जा था, हस्तक्षेप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी मतलब कि मैटरनिक क्या था। बस सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि आपका मैटरनिक कौन था। मैटरनिक कौन था, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल आएगा कि मैटरनिक कौन था। तो आप लोग बोलिएगा कि मैटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और इसमें ये बताना होगा कि मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। मतलब इसमें क्या लिखना है आपको, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं की थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला है आपका कि जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। मतलब क्या था कि जर्मन जो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था ना, वो भी क्या था, जर्मनी की एकीकरण का एक बाधा था कि क्यों बटाया। वो नहीं बटाता तो अच्छा रहता, मतलब उसका बाधा में आ रहा है। तो इसका मतलब कि गलत हुआ क्या कि जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा गया। फिर दूसरा क्या था कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया का एक हस्तक्षेप भी होना जो था वो भी गलत था। ठीक है, और तीसरा क्या कि मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। मतलब मैटरनिक का जो इसमें नीति था वो नीति होना भी गलत था। क्यों, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण की ये बाधाएं थी। ठीक है, इतना तोड़ के कोई नहीं समझाएगा। प्लीज वीडियो कंटिन्यू देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास होगा, आप लोग डेली देखिएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं प्लीज आप लोग कर लीजिए। आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन समझ आएगा कि अब अगला क्वेश्चन है आपका जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि खूनी रविवार क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, बिहार बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा गया। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाला है। तो जितना क्वेश्चन करवाएंगे ना सब 2 मार्क्स वाला होगा, तो बार बार हम 2 मार्क्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो खूनी रविवार क्या था आप लोग लिखिएगा अपने भाषा में। क्या लिखिएगा सुनिए, 9 हम समझा देंगे। अगर ये लंबा भी होगा तो आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि बहुत लंबा आंसर है, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9 जनवरी रूसी सेना इसे मारे गए, जिसे खूनी रविवार ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। तो आप लोग लिखिएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग में निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर रूसी सेना द्वारा चलाई गई गोली से क्या हुआ, हजारों व्यक्ति मारे गए। इसी घटना को मारे गए जिसे खूनी रविवार इसी घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। मतलब आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा कि खूनी रविवार क्या है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि खूनी रविवार को क्या कहते हैं, और खूनी रविवार का दूसरा नाम है रेड संडे, जिसको इंग्लिश में रेड संडे बोला जाता है, और इसको लाल रविवार भी बोला जाता है। खूनी रविवार को लाल रविवार भी बोला जाता है। ठीक है, तो खूनी रविवार क्या है, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी यानी कि 9 जनवरी
9 जनवरी मतलब क्या कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, मतलब क्या जैसे कि अभी 2026 है तो वैसे ही 1905 था, यानी कि 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग मतलब एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, उस सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, निहत्थी जनता मतलब लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं था, वो निहत्थे थे, निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर क्या हुआ, रूसी सेना द्वारा मतलब रूस के लोगों द्वारा गोली चलाई गई, जिससे क्या हुआ हजारों व्यक्ति मारे गए। इसी घटना को खून रविवार या लाल रविवार कहते हैं, या खून रविवार या लाल रविवार से रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खून रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन करवा रहे प्लीज कंटिन्यू देखिए, हर एक क्वेश्चन समझ आएगा क्योंकि हम समझा समझा के आपको समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग को, प्लीज देखिएगा। अगर जिन लोग को याद नहीं होगा वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेके याद कीजिएगा, क्योंकि ये इतना आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा, तो प्लीज वीडियो को देखिए। पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा आंसर, इसमें लिखिएगा आंसर, ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें उत्पादन उत्पादन के उत्पादन के साधनों पर पूंजी पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। पूंजीवाद कहलाता है। क्या है, पूंजीवाद कहलाता है। मतलब पूंजीवाद क्या है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पूंजीवाद क्या है, तो आप लोग बोलिएगा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या हो, जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। मतलब पूंजीवाद मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो सामान मेरा है वो मेरा ही है। पूंजीवाद मतलब क्या हुआ कि जो सामान मेरा, जैसे ये माइक है तो ये माइक अगर मेरा है तो ये मेरा है, मतलब क्या है, इस पे सिर्फ क्या है, किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, ना कि सरकार का अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। मतलब पूंजीवाद ये मतलब यही हुआ कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर क्या हो, पूंजीपतियों का नियंत्रण हो, मतलब जो जिसका पूंजी लगा है उसका नियंत्रण हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा। ठीक है जी, ठीक है, तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लीज कंटिन्यू देखते रहिए, आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। और आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का, दोनों चैप्टर का जो गेसिंग क्वेश्चन है वो खत्म भी होने वाला है, यानी कि 1-2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज बने रहिए, इतना जल्दी समाप्त होगा। जो जो क्वेश्चन बताएंगे ना वो क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, उससे बाहर आपका हिस्ट्री में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, कि अगला क्वेश्चन है आप लोग का, प्लीज कंटिन्यू देखिए, समझ भी आएगा और आपके हर एक क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बतावे। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बतावे। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि वियना 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 कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बतावे। मतलब वियना कांग्रेस की क्या बताना है आपको, 2 उपलब्धियां बताना है। ये भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को भी आप समझिएगा। ठीक है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बतावे, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझिएगा, लिखिएगा। पहले ऐसे लिखिएगा कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। ठीक है, वियना कांग्रेस की क्या है, 2 उपलब्धियां निम्न है। अब क्या क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला है आपका पहला क्या आपका कि कमेंट में क्या है फ्रांस। ठीक है, तो लिखिएगा कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बतावे। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है या निम्नलिखित है। पहला है फ्रांस में फ्रांस में फ्रांस में फ्रांस में
फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पहला यह है कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, पहला। दूसरा है आपका ठीक है, पहला क्या था कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताओ, तो लिखिएगा वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की क्या हुआ, पुनर्स्थापना किया गया, मतलब फ्रांस में क्या हुआ, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। और दूसरा है कि नेपोलियन द्वारा प्राधित राजवंश की क्या की गई, पुनर्स्थापना की गई। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। मतलब अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब आंसर क्या समझाना चाहता है वो समझिएगा, ठीक है। तो वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स वाला है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स वाला है, और ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स वाला है। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाला ही करवा रहे हैं अभी, तो ठीक है, पूरा प्लीज कंटिन्यू देखिए कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताओ। तो वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला है कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की क्या हुई, पुनर्स्थापना की, मतलब फ्रांस में क्या हुआ, बुर्बो राजवंश को क्या किया गया, फिर से स्थापना की गई। पुनर्स्थापना मतलब पुनः मतलब होता है दोबारा, तो ये क्या हुआ, पुनर्स्थापना किया गया। फिर दूसरा क्या है कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, मतलब नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, पुनर्स्थापना उनका प्रयास किया गया, सॉरी पुनर्स्थापना किया गया या पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, क्या किया गया, पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। अब देखिए ये लाइन क्या कह रहा है, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश का पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, मतलब नेपोलियन, मतलब कि नेपोलियन जो जिसको हराया था लड़ाई में, मतलब नेपोलियन से जो पराजित हुआ, तो उसको क्या किया गया, उसकी स्थापना का क्या किया गया, राजवंश का पुनर्स्थापना किया गया। मतलब नेपोलियन जिस राजवंश को क्या किया था, हराया था, पराजित किया था, उस वंश को क्या किया गया, फिर से पुनर्स्थापना करने का, मतलब दोबारा पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया, प्रयास किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बतावे, तो वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बता दीजिएगा। पहला लिखिएगा कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, दूसरा लिखिएगा कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, ठीक है। देखिए अब इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अभी मेरा हाथ थोड़ा कट गया है, ज्यादा कट गया है, तो इससे फिर भी आपका हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे का कमेंट आया, कॉल भी आया कि भैया हिस्ट्री में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो हम उन लोगों के लिए, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से नहीं बाहर से कॉल कर रहे हैं कि भैया हमको बता दीजिए, भैया बता दीजिए दिक्कत हो रहा है, तो ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ग्रामर का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए कि अक्टूबर क्रांति क्या है, क्वेश्चन है उनकी अक्टूबर क्रांति क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही क्या हुई, मार्च की क्रांति हुई। तो मार्च की क्रांति कब हुई थी, तो मार्च की क्रांति 1917 में हुई। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेगा, तो प्लीज देखिएगा कि अक्टूबर क्रांति क्या है, तो मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही क्या हुई, दूसरी बार क्रांति हुई। मतलब क्या हुआ कि मार्च का एक बार क्रांति हुआ, मार्च की क्रांति के बाद क्या हुआ, 1917 ईस्वी में क्या हुआ, दूसरी बार क्रांति हुई। मार्च की क्रांति के बाद, पहले पढ़ते हैं फिर समझ जाएंगे आपको। मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही दूसरी बार क्रांति हुई, और यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। कब हुई, यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार क्या हुआ, जब पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 25 अक्टूबर 1917 था, अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। मतलब अक्टूबर क्रांति क्या है भैया, तो अक्टूबर क्रांति क्या है, तो सुनिएगा कि मार्च की क्रांति हुई थी, तो मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में क्या हुई, दूसरी बार क्रांति, मतलब मार्च क्रांति हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, दूसरी बार 1917 में क्रांति हुई, और यह क्रांति क्या हुई, यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। मतलब यह क्रांति कब हुआ था कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन, मतलब पुराना रूसी कैलेंडर जो था, रूस का कैलेंडर अलग होता है ना, तो रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 25 अक्टूबर 1917 था, 25 अक्टूबर 1917 था। अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो क्लियर होगा ये अक्टूबर क्रांति क्या, तो बोल दीजिएगा कि मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई, पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 25 अक्टूबर 1917 था। अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हम लिख लेके इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि टाइम बचेगा, वरना आप लोग का टाइम लॉस होगा, ठीक है। ठीक है, ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके, सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है, हम समझा रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा कि अक्टूबर क्रांति क्या है, तो बोल दीजिए कि मानसिक क्रांति के बाद 1947 में दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति 7 नवंबर 1947 को हुई, पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 25 अक्टूबर 1917 था, अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि रूसी क्रांति के दो कारण बताइए, मतलब कि रूस की क्रांति के दो कारण बताइए, मतलब रूस की क्रांति के कोई आपको दो कारण बताना है, कोई भी कारण। तो रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है, रूस क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है। पहला है निरंकुश शासन, पहला है आपका निरंकुश शासन, दूसरा है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। पहला क्या था कि निरंकुश शासन था, मतलब क्या था, पहले में निरंकुश शासन था, और दूसरे में क्या था कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, मतलब मजदूर का क्या था, दयनीय स्थिति हो गया था, मतलब बहुत कमजोर स्थिति हो गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा कि रूसी क्रांति के दो कारण बताइए, तो आप लोग बोल दीजिए कि रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है, पहला है निरंकुश शासन और दूसरा आपका मजदूरों की दयनीय स्थिति है, ठीक है। तो क्लियर होगा आपका, ठीक है सर। अगला भैया कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, मतलब क्रांति जो हुआ था तो उससे पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, मतलब जो क्रांति हुआ ना उससे पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आप लोग बोलिएगा कि क्रांति से पूर्व, आप लोग बोलिएगा कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके छोटे छोटे खेत होते थे जिन पर वे क्या करते थे, पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके छोटे छोटे पहले क्या होते थे, खेत होते थे, उन पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उन्हें पूंजी का क्या था, अभाव था, और वे करों के बोझ से क्या थे, दबे हुए थे, और वे करों के बोझ से दबे हुए थे। मतलब क्या बोलना चाहता है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति थी, तो आप लोग बोलिए क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मतलब उनका जो है ना, उनका मतलब देखने के बाद लगता था कि वो लोग बहुत, मतलब होता है ना कि अंदर से ये दिल हो जाता है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, वो उनको मदद करना चाहिए हमें, तो वैसे स्थिति में थे वो। तो क्या हो गया कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके छोटे छोटे खेत थे, उनके छोटे छोटे खेत होते थे जिन पर वे क्या करते थे, पुराने ढंग से खेती करते थे। उन्हें पूंजी का अभाव था, मतलब उन्हें पैसा का अभाव था, और वे करों के बोझ से दबे हुए थे। मतलब है कि वो बोझ, करों के बोझ मतलब कि कर्जा से दबे हुए थे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद क्या है, तो आप लोग लिखिएगा देश में सभी लोगों के लिए, देश में क्या, सभी लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना या प्राप्त कराना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। मतलब देश में सभी लोगों के लिए, देश में सभी लोगों के लिए क्या करना, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में क्या होना, समान अधिकार देना या आपको क्या करना है, प्राप्त कराना ही क्या कहलाता है, प्राप्त कराना ही क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। मतलब कि साम्यवाद क्या भैया, तो देश में सभी लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना या प्राप्त कराना क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है। इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा और ये याद भी हो जाएगा जल्दी, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की, मतलब लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की, तो सुनिएगा कि लेनिन ने अनुभव किया, क्या किया, लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। अपनी भाषा में बोले, देखिए समझिए, लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में क्या, इसलिए किसकी अर्थव्यवस्था में, रूस की अर्थव्यवस्था में, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की। और ये 1921 ईस्वी में की, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है और यहाँ पे सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, तो प्लीज अच्छे से देखिए, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की, तो लिखिएगा लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उसने क्या किया, 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, ठीक है। तो क्यों की घोषणा, तो लेनिन ने अनुभव किया कि तत्काल पूरी समाजवादी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। मतलब ले देके वो रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या किया, नई आर्थिक नीति की घोषणा की, और क्यों की और कब की, 1921 ईस्वी में की, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन सब क्लियर है ना कि अक्टूबर क्रांति क्या है, रूसी क्रांति क्या है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, साम्यवाद क्या है, उसके बाद लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की। तो देखिए इतना क्वेश्चन आपको समझाएं, इसीलिए हम बार बार लिख के समझा रहे हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम बचे और आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कमेंट में बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे, शॉर्ट्स डाल देंगे आपका, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सब समझ आ रहा है तो अच्छा है, ये क्वेश्चन सब समझ आएगा आपको, ठीक है। आपको याद करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड हो जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सब क्वेश्चन को क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है, कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है, क्वेश्चन है आपका कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है। तो आप लोग बोलिएगा नापाम और एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक घातक हथियार था, क्या था, नापाम और एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक घातक हथियार था जिसमें अमेरिका ने इसका उपयोग वियतनामी युद्ध में किया था। अमेरिका का क्या था, इसका उपयोग वियतनामी युद्ध में क्या किया था, अमेरिका ने इसका उपयोग वियतनामी युद्ध में किया था।
किया था। नापाम में गैसोलीन मिला था, नापाम में गैसोलीन मिला था। और गैसोलीन जो होता है ना वो ज्वलनशील होता है, मतलब हमारे चेहरे पे चिपकेगा ना, हमारे हाथों पे चिपकेगा तो क्या करेगा, जला देगा। तो नापाम में गैसोलीन मिला था जो त्वचा त्वचा मतलब हमारे स्किन से चिपक कर जलता रहता था। एजेंट ऑरेंज एक क्या था, खतरनाक जहर था जो जंगलों को खत्म करने में उपयोग किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है कि नापाम और एजेंट ऑरेंज है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नापाम और एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक घटक हथियार था जिसका उपयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था। नापाम में गैसोलीन मिला था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। और एजेंट ऑरेंज क्या था, खतरनाक जहर था। क्या था, खतरनाक जहर था जो जंगलों को खत्म करने में उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या, मतलब नापाम और एजेंट ऑरेंज के बारे में पूछ रहा था कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है। देखिए नया क्वेश्चन लगता है कि नापाम एजेंट ऑरेंज क्या है, लेकिन इसको अगर कोई अच्छे से पढ़े ना, समझाए ना, तो समझ आ जाएगा कि नापाम और एजेंट ऑरेंज रासायनिक घातक हथियार था थे। अमेरिका ने इसका उपयोग वियतनाम युद्ध में किया। नापाम में गैसोलीन मिला था। गैसोलीन क्या होता है, जो ज्वलनशील होता है, यानी कि हमारे चेहरे पे चिपकेगा तो क्या करेगा, जलाएगा हमको। क्या करेगा, जलाएगा। तो नापाम में गैसोलीन मिला था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। एजेंट ऑरेंज क्या था, खतरनाक जहर था। एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक जहर था जो जंगलों को खत्म करने में क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। जो जंगलों को खत्म करने में क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो आप लोग बोलिएगा। अगला क्वेश्चन ये समझ आया ना कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है, तो आप लोग बोल दीजिएगा अपने भाषा में कि नापाम और एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक घातक हथियार था। अमेरिका ने इसका उपयोग किया वियतनाम युद्ध में किया। नापाम में गैसोलीन मिला था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। एजेंट ऑरेंज क्या था, एक खतरनाक जहर था जो जंगलों को साफ खत्म करने में उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे हम लोग का जंगल मतलब घास वास होता है तो देखते नहीं कि एक दवा आता है जो रात में छीट देते हैं और कल सुबह क्या करते हैं, उसको झाड़ू से मारते हैं या कुदाली से उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं तो वो पूरा साफ हो जाता है। क्यों, वो है ना जमीन के घास को क्या करता है, जला देता है, खत्म कर देता है। तो वही होता है, उसी को हम एजेंट ऑरेंज करते हैं। देखते होइएगा कि कोई खेत में अगर उसको घास को क्या करना है, खत्म करना है, हटा देना है, तो क्या करता है, एजेंट ऑरेंज का उपयोग करता है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका हिंद चीन का क्या अर्थ है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो अगला क्वेश्चन बोलता है आपका हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो आप लोग बताइएगा अपनी भाषा में कि हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए उस प्राकृतिक क्षेत्र से था। मतलब हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए उस प्राकृतिक क्षेत्र से था, जिसमें क्या होता है, आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का क्या करते हैं, क्षेत्र आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो आप लोग बोलिएगा हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्राकृतिक क्षेत्र से था, जिसमें आज के क्या आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे क्षेत्र अभी भी आते हैं। कौन कौन सर, वियतनाम आ रहा है, लाओस आ रहा है, कंबोडिया आ रहा है, इस सबसे क्या आ रहा है, क्षेत्र अभी आते हैं। कहां आते हैं, हिंद चीन का अर्थ, मतलब कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो सर हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए उस प्राकृतिक क्षेत्र से था, जिसमें आज के लाओस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि हिंद चीन का क्या अर्थ है, तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और देख लीजिए एक बात याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स वाला है। तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन को 5 मार्क्स मत समझिएगा। भले बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बड़ा इसलिए लिखे क्योंकि आप लोग को समझ आ जाए। इसमें से कोई इतना पॉइंट हो जाएगा जो आप लोग को याद हो जाएगा, और जो याद हो जाएगा आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। देखिए जितना क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन भैया छोड़ क्यों रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। अभी भी बोल रहे हैं क्योंकि जितना हम पढ़ाएंगे ना उतना क्वेश्चन से ज्यादा जितना पढ़ा देंगे ना, अगर वो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते तो उस क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ये मेरा दावा है, आप लोग पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। मतलब ये दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, और देखिए इससे पीछे जो है वो 3 चैप्टर आपका क्या हो चुका है, ये जो 3 चैप्टर था वो 3 चैप्टर आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब यहाँ है दांडी यात्रा वाला चैप्टर, ये आपका चौथे चैप्टर में जा रहा है। ठीक है, ये चौथे चैप्टर की ओर बढ़ रहा है, और चौथे चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछ सकता है वो हम बता रहे हैं, तो प्लीज देखिएगा। ठीक है, तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, जो कि क्या है, चौथा चैप्टर है ना, तो चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद वाला। उसका क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो आप लोग बोलिएगा गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने, अपने 78, अब ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक यात्रा कर रहे थे, तो आप लोग बोलिएगा 78 अनुयायियों के साथ, कितने, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी दांडी समुद्र तक की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, कर रहे थे, गांधी समुद्र की यात्रा शुरू की, क्या किए, गांधी समुद्र की यात्रा की शुरू की है। तो इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून भंग करना था, नमक कानून भंग करना था। मतलब कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो आप लोग बोलिएगा कि गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक की यात्रा की।
इसका उद्देश्य, इस यात्रा का उद्देश्य, किसका, इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ये कहता है कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को क्या किए, अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र की यात्रा करना प्रारंभ किए, मतलब शुरू किए। और फिर क्या हुआ, वो इसकी यात्रा का मतलब, इस यात्रा मतलब जो ये यात्रा किए ना, जो मतलब की यात्रा किए, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो इस यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। नमक कानून लगा था उस टाइम, तो नमक कानून को क्या किए, वो समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग कर दिए। मतलब अंग्रेज जो है ना, नमक भी कब्जा कर लिया था, नमक भी नहीं खाने देता था, तो क्या किए, गांधी जी खुद से पानी से नमक बनाए थे। तो इतना डिटेल आप लोग को नहीं जाना, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी वाले आप लोग नहीं है, आप लोग 10th पढ़ रहे हैं, तो 10th में इतना डिटेल काफी है कि गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या कर रहे थे, दांडी समुद्र की यात्रा कर रहे थे, शुरू किए। और इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, पूना समझौता किनके बीच हुआ और क्यों हुआ, और पूर्ण इतना याद रखिएगा पूना समझौता कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, पूछ देगा कि पूना समझौता कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पूना समझौता। और पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। कब, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट ये भी सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखिएगा ना लंबड़ा के। ये नहीं होता है कि आप ज्यादा लंबड़ा के लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मतलब 5 नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप लोग को जितना जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस क्वेश्चन को ही लिखिए और उस क्वेश्चन के सटीक आंसर को लिखिए, आपका नंबर 1 नंबर भी नहीं काटेगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि हमको नंबर चाहिए ना, मतलब कि ये इतना छोटा लिखेंगे तो मास्टर नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आंसर सटीक आंसर है उसी आंसर को आपको लिखना है। क्या करना है, जो आपका आंसर सटीक है उसी आंसर को आपको लिखना है, तभी आपका नंबर मिलेगा। वरना कुछ कुछ लिख दीजिएगा तो क्या नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कॉपी चेक करने वाला इतना पागल नहीं है जो नंबर दे देगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो सर गांधी जी पूना समझौता किनके बीच हुआ और क्यों हुआ, तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि गांधी पूना समझौता किनके बीच हुआ, तो आप लोग लिखिएगा पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त परिचय दे। चंपारण सत्याग्रह पर क्या करें, संक्षिप्त परिचय दे, मतलब चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या कीजिए, कुछ बताइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो आप लोग बताइएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे कि बिहार में त्रिकठिया प्रणाली व्यवस्था क्या थी, प्रचलित थी। बिहार में त्रिकठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी, मतलब चालू थी, प्रचलित थी, मतलब विख्यात थी। इस व्यवस्था में किसानों को 3/20 भूमि पर, इस व्यवस्था में, मतलब इस व्यवस्था में क्या था, किसानों को 3/20 भूमि पर, क्या 3/20 भूमि पर, मतलब इसको 3/20 भूमि पर क्या करना होता था, 3/20 भूमि पर नील का खेती करना होता था। किसका करना होता था, इस भूमि पर, इनको इस 3/20 भूमि पर क्या करना होता था, नील की खेती करनी होती थी, नील की खेती करनी होती थी। और इस प्रणाली के विरोध में, और इस प्रणाली के विरोध में, और नील की खेती क्यों कर रहे थे, अंग्रेज की वजह से, क्योंकि अंग्रेज उनको बोला था कि नील की खेती करने के लिए, इसलिए उनको नील की खेती करना पड़ रहा था। तो ठीक है, तो बोलता है चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त परिचय दे। तो आप लोग बोलिएगा बिहार में त्रिकठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। क्या होती थी, नील की खेती करनी होती थी। और इस प्रणाली के विरोध में, इस प्रणाली के विरोध में गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आप लोग को लिखने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा ना, समझ आ रहा है ना। ठीक है, और इस बार पिक्चर क्वालिटी भी क्लियर है, तो आप लोग जूम करके इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आप लोग को डाउट नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन करवा रहे बस आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट नहीं होगा, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या है। घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या है, घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या है। चौथा चैप्टर का हम कितना 2 क्वेश्चन आपका देखिए, 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन गेस किए हैं। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम और भी इस क्वेश्चन को लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जितना पढ़ा रहे वो पहले समझिए। घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या है, तो आप लोग बोलिएगा घरों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ अथवा घरों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों के द्वारा वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते थे, वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इसे ही घरेलू एवं कुटीर उद्योग कहा जाता है। मतलब क्या है कि सर घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या है, तब लोग बोलिएगा घरों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से क्या करते थे, यंत्रों के द्वारा वस्तुओं क्या करते थे, उत्पादन करते थे, वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इसे ही घरेलू एवं कुटीर उद्योग कहा जाता है। मतलब घरेलू एवं कुटीर उद्योग क्या है, तब लोग बोलिएगा घरों में काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले मजदूर
मजदूर, घरों में काम करने वाले मजदूर क्या करते थे, घरों में काम करने वाले कारीगर या मजदूर, कारीगर बोलिए मजदूर बोल दीजिए, मजदूर अपने हाथ अथवा हाथों से चलाए जाने वाले यंत्रों, यानी कि यंत्र मतलब मशीन हो गया, यंत्रों से द्वारा वस्तुओं का क्या करते थे, उत्पादन करते थे। इसे ही घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि घरेलू कुटीर उद्योग क्या है। तो मतलब क्या होता था कि घरों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से क्या करते थे, द्वारा वस्तुओं का क्या करते थे, उत्पादन करते थे, नया नया वस्तु बनाते थे। इसे ही घरेलू उद्योग एवं कुटीर उद्योग कहा जाता था। और ये लोग घर से काम करते थे, तो इसलिए इसे घरेलू उद्योग कहा जाता था। क्या करते थे ये लोग, अपने घर से काम करते थे, तो इसे घरेलू उद्योग एवं कुटीर उद्योग कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को हिस्ट्री को पढ़ के समझ के पढ़ना है। और आपको हर एक क्वेश्चन को इतना बार बोल रहे हैं, इतना बार बोल रहे हैं ना कि आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि भैया बहुत बार बता रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है, बोर्डिंग क्लास, बोर्डिंग मत समझिएगा। ये जो जो बात बता रहे हैं वो आप लोग के लिए ही बता रहे हैं। और हम कुछ कुछ बात ऐसा बोल रहे हैं जो आप लोग को ट्रिक याद हो जाए, जिससे हम ऐसा बात बोले कि भैया हाँ भैया पढ़ाए थे क्लास में ऐसे, तो याद रहेगा आपके दिमाग में कि हाँ ऐसे याद करना है, उसे लिख देना है। तो ठीक है, तो वैसा वैसा ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को। हिस्ट्री को भी है ना हम हल्के तरह में समझा रहे हैं, हिंदी की तरह समझा रहे हैं आप लोगों को, तो प्लीज समझिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो समझना इनको जरूरी है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि घरेलू कुटीर उद्योग क्या है। तो ये 5, 3 और ये 3, 6 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है क्या, क्लियर है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए। ठीक है, बनाने आना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज अगर इस क्वेश्चन को देख लेना चाहते हो तो एक बार देख लीजिए, अगर डाउट हो रहा है तो बताइए, कमेंट कीजिए हमें, कमेंट कीजिए हमें, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए हमें, अगर डाउट हो रहा है तो बता रहे हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन डाउट है, आप लोग को बताइए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, मतलब सलम पद्धति क्या है ये भी पूछिएगा ना कि सलम पद्धति क्या है। तो पहले देखिए कि सलम पद्धति की शुरुआत क्या है, तो लिखिएगा सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकीकरण से हुई। सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकीकरण से हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा, मजदूरों को क्या हुआ, छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा, जहां किसी भी प्रकार की क्या थी, सुविधा नहीं थी, जहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। और ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना, आपको लगेगा कि भैया आप इसको बना कैसे लिए अपने से, इसको ऐसे ही बनाना होता है, बना बना के लिखिएगा तो समझ आएगा। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकीकरण से हुई। कोई भी शुरुआत औद्योगिकीकरण से होती है, हुई। मजदूरों को छोटे छोटे क्या हुआ, घरों में रहना पड़ा, मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा, जहां किसी भी प्रकार की क्या थी, सुविधा नहीं थी। जैसे अब वॉशरूम होता है, हम लोग के लिए क्या बन गया, वॉशरूम बन गया, जहां हम लोग वॉशरूम जाते हैं। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, मजदूर खेत में ही शौच करते थे, मजदूर खेत में ही शौच करते थे, शौच करते थे, जहां किसी प्रकार सुविधा नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष सभी को खुले में शौच जाना पड़ता था, बताया ना, स्त्री हो या पुरुष, पुरुष तो चल भी जाता था, स्त्री को दिक्कत होता था ना, तो स्त्री हो या पुरुष सभी को खुले में शौच जाना पड़ता था। इस कारण क्या हुआ, गंदगी बढ़ने लगा। जब खुले में लोग करेंगे तो क्या होगा, एक इंसान तो करेगा नहीं, सब करेगा ना, तो जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा, तो लोग जब करेंगे तो गंदगी बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो इस कारण क्या होगा, गंदगी बढ़ने लगी और लोग तरह तरह के रोगों का शिकार होने लगे, लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होने लगे। इसलिए सलम पद्धति का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, लिखिएगा सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकीकरण से हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रहना पड़ा, जहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। स्त्री हो या पुरुष सभी को खुले में शौच जाना पड़ता था। इस कारण गंदगी बढ़ने लगी और लोग तरह तरह के रोगों का शिकार, रोगों या बीमारियों का शिकार होने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ये तो क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा। अब ये आपका जो इस बार ये क्वेश्चन सब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग को हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, आपका 2 नंबर कमांड के लिए इतना क्वेश्चन काफी रहेगा जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका औद्योगिक क्रांति क्या है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, तो आप लोग लिखिएगा वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न करके मशीनों द्वारा कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। मतलब वस्तुओं का उत्पादन क्या होता था, मानव श्रम मतलब इंसान नहीं करता था, मशीनों द्वारा मशीनों द्वारा कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। मशीनों द्वारा कारखानों में बड़े पैमाने पर क्या किया जाता था, उत्पादन किया जाता था, उसको बनाया जाता था। उत्पादन करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। मतलब वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा, मतलब इंसान जो मेहनत करते थे उसको छोड़ के मशीनों द्वारा कारखानों में काम करने जाने लगा, जिसे उत्पादन करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। मतलब कि वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना करके मशीनों द्वारा कराया जाने लगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे, मतलब 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। तो लिखिएगा कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला उद्योग तथा शिल्प उद्योग मुख्य रूप से क्या थे, प्रचलित थे। मतलब कि 18वीं शताब्दी जब था तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। तो लिखिएगा कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला उद्योग, शिल्प उद्योग तथा शिल्प उद्योग क्या थे, मुख्य रूप से प्रचलित थे। मतलब 18वीं शताब्दी में भारत के 3 मुख्य उद्योग थे, कुटीर उद्योग, भारतीय हस्तकला उद्योग, शिल्प उद्योग। उद्योग बहुत थे लेकिन मुख्य रूप से प्रचलित ये 3 थे। कौन कौन सर, पहला आपका हो गया कुटीर उद्योग, सर दूसरा हो गया आपका भारतीय हस्तकला उद्योग और भैया तीसरा हो गया क्या, शिल्प उद्योग। मतलब 3 मतलब प्रचलित थे। क्या थे 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से, तो लिख दीजिएगा कि 18वीं शताब्दी में भारत, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग निम्नलिखित हैं, पहला कुटीर उद्योग, दूसरा भारतीय हस्तकला उद्योग, तीसरा शिल्प उद्योग। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिएगा तो नंबर आपका ज्यादा मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, विश्व बाजार क्या, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाजार क्या है। तो लिखिएगा विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को कहा जाता है, विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को कहा जाता है जहां विश्व की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। मतलब विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को कहा जाता है जहां विश्व के सभी लोगों के, विश्व की वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। मतलब विश्व का एक ऐसा जगह बाजार है। विश्व बाजार किसे कहा जाता है, विश्व बाजार उसे कहा जाता है जहां विश्व की सभी वस्तुएं क्या होता है, आम लोगों को खरीदने के लिए क्या होता है, वहां पे उपलब्ध होता है। मतलब वहां से कोई भी इंसान, मतलब गरीब से गरीब लोग, मजदूर से मजदूर लोग क्या कर सकता है, वहां से कोई भी सामान खरीद सकता है। तो उसे क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, विश्व बाजार कहते हैं। तो क्लियर होगा कि विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को कहा जाता है जहां विश्व की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है, मतलब अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। तो ये क्लियर होगा, उम्मीद करती है क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छापखाना यूरोप कैसे पहुंचा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, छापखाना यूरोप कैसे पहुंचा, तो लिखिएगा आप लोग सन 1295 ईस्वी में। कब, सन 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब चीन से भारत वापस आए। कब, सन 1295 ईस्वी में। और ये पूछ देगा आपको कि मार्को पोलो भारत कब आया, ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि मार्को पोलो भारत कब आया, तो आप लोग लिखिएगा कि 1295 में आया। ठीक है, तो सन 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब, ऐसे पूछ देगा कि 1295 ईस्वी में भारत कौन आया, तो आप लोगों को लिखना होगा मार्को पोलो आया। कौन आया, मार्को पोलो आया। क्वेश्चन कभी भी उलट सकता है। ठीक है, और सन 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब चीन से भारत आया। कहां से भारत आया सर, तो सर चीन से भारत आया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कहां से भारत आया, तो चीन से भारत आया, वापस आया। तो वो अपने साथ चीन में प्रचलित, चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक, क्या वुड ब्लॉक, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा चीन में क्या प्रचलित था, वुड ब्लॉक तपाई की छपनीत, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेता है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक क्या हुआ, लेता आया। यह तकनीक इटली से विकसित होकर यूरोप के अन्य भागों में पहुंचा। मतलब क्या हुआ, इटली से विकसित हुआ और यूरोप के अन्य भागों में पहुंच गया। तो ऐसे ही क्या हुआ, छपखाना यूरोप पहुंचा। ठीक है, तो छपखाना 1205 क्या लिखेंगे कि छपखाना यूरोप कैसे पहुंचा, तो आप लोग लिखिएगा सन 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब चीन से भारत वापस आया तो वो अपने साथ क्या किया, चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेता आया। यह तकनीक इटली से विकसित होकर यूरोप के अन्य भागों में पहुंचा। ठीक है, अन्य भागों में क्या हो गया, पहुंच गया। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो देखिए आज का जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवाना था, वो हम करवा दिए हैं। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक जितना हम गेस किए हैं कि आपको हिस्ट्री में 2 मार्क्स वाले, सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, इतने ही पूछे जा सकते हैं। जितना क्वेश्चन करवाया है ना, वो सब क्वेश्चन आपका वीवीआई, हर एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। अगर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो मेरा वीडियो आपके सामने रहेगा, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेके भेजिएगा। अगर आएगा ना तो आप लोग खुद वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेके भेजिएगा कि हाँ भाई आप पढ़ाए थे और वही आया है। तो देखिए वैसे आपको क्या करना है, चैप्टर 1 से 8 तक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कांग्रेचुलेशन, चैप्टर 1 से लेके आपका 8 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री आपका चैप्टर मतलब किसका 2 नंबर वाले आपका कंप्लीट हो गए। अब लाएंगे हम क्या, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे। ठीक है, आगे हम क्या लेके आते हैं, क्योंकि अभी आप लोग क्या करना है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ठीक है, जल्दी आपका हो जाएगा कंप्लीट क्योंकि अब रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, मतलब लोग कंटिन्यू बस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय। ठीक है, प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।